हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने सेल चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में सेल चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नीट पैटर्न पे रहेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए होंगे और या तो उससे रिलेटेड कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको सेल चैप्टर पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपने लेक्चर्स पूरे देख के ख़त्म कर दिए हैं और प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे और याद भी किया होगा। तो चलिए इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन इसमें सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता भी जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट करना चाहें तो नोट करें, है ना। और दूसरी बात, प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अब जैसे आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, उसके 4 ऑप्शन लिखूंगा। तो आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको बन जाएगा, मेरा वीडियो पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग mitochondria is incorrect? माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? पहला ऑप्शन है, इट कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में तो पहले तो आप ये सोचिए कि ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, है ना। अगर इसमें लगता है आपको कि इनकरेक्ट होगा तो ठीक है, और अगर ये करेक्ट है तो फिर अगला ऑप्शन देखिए, उसके बारे में सोचिए। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स of carbohydrate fat and proteins। थर्ड ऑप्शन है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। और फोर्थ ऑप्शन है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वॉल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग्स। अब इसमें से 4 ऑप्शन में से अपन एक एक के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। पहला है, इट कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो ये सही है क्योंकि उसमें सिंगल मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके मैट्रिक्स वाले पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। दूसरा है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा पोरस होती है, उसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर तीसरा, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। और लास्ट है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वॉल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग्स, जिसको अपन क्रिस्टे कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा सी। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नीट पैटर्न पे हैं। ये हालांकि ये नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था कि ऐसा बताने लायक लग रहा था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, ये गलत है। इनर मेम्ब्रेन में एक्चुअली ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉन्सेप्ट ऑफ
ओमनिस सेलुला ई सेलुले regard cell division was first proposed by ऑप्शंस है एरिस्टोटल, सेकेंड ऑप्शन इज रडोल्फ विर्चो, थर्ड ऑप्शन है थियोडर श्वान और फोर्थ ऑप्शन है श्लीडन। ओमनिस सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय। ओमनिस सेलुला का मतलब होता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो दिया था ये रडोल्फ विर्चो ने दिया था, है ना, आपको ध्यान होगा। सेल थ्योरी जब प्रपोज की गई थी 1838 में स्लीडन के थ्रू और श्वान ने 1839 में दी थी, और ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो उसके बाद कुछ समय के बाद 1855 में रडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला। ये पहले भी नीट में पूछा जा चुका है और अभी अभी रिसेंट में भी ये क्वेश्चन आया था, 2018-19 में आया था शायद। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ओमनिस सेलुला किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन फर्स्ट ऑप्शन है फैटी एसिड ब्रेकडाउन, सेकेंड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, फिर थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, और फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन इसमें पूछ रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, पहला है फैटी एसिड ब्रेकडाउन। फैट्स का ब्रेकडाउन गोल्जी से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिकली कुछ माइक्रो बॉडीज होती हैं जैसे ग्लाइऑक्सीसोम और कुछ दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं जो उसको ब्रेक डाउन करती हैं, पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स ये हो सकता है क्योंकि गोल्जी बॉडी के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो पैकेजिंग का होता है और दूसरा सेक्रीशन का होता है। तो सेक्रीशन बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन से कोई रोल नहीं है गोल्जी बॉडी का। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो रोल होता है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो मीजोसोम होती हैं बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन का काम करती हैं। अब क्योंकि बैक्टीरिया की बात हो रही तो वहाँ गोल्जी बॉडी तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो राइबोसोम और टीआरएनए से रिलेटेड होता है। हालांकि राइबोसोम से भी एक्चुअली वो रिलेटेड नहीं होता है, पर क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, पर ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सेक्रीशन और पैकेजिंग का काम क्योंकि गोल्जी बॉडी का होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is true for न्यूक्लियोलस। पहला ऑप्शन लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट in dividing cells। सेकेंड ऑप्शन है इट इज अ membrane bound structure
फिर थर्ड, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। और फोर्थ ऑप्शन है, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमको ये बताना है। पहला, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल डिवाइड करती है उसमें क्या बड़े साइज के न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जो सेल डिवाइड करेगी साइज उनका छोटा होगा, ज्यादा नंबर में होंगे। फिर दूसरा, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में न्यूक्लियोलस का कोई रोल नहीं होता। स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली सेंट्रियोल से रिलेटेड है, सेंट्रोजोम से रिलेटेड है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये इसके लिए सही ऑप्शन है। आरएनए सिंथेसिस के लिए जो जीन्स बेसिकली होते हैं वो न्यूक्लियोलस के पास होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी राइबोसोम्स may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide such strings of ribosome are called। पहला ऑप्शन है इसका पॉलीसोम, सेकंड ऑप्शन है पॉलीहेड्रल बॉडीज, थर्ड ऑप्शन प्लास्टिडोम, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम। ये एक तो यहां पे अपन राइबोसोम जब पढ़ते हैं तब अपन यहां पे ये चीज देखते हैं, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जो आपके 12th क्लास में था उसमें ये चीज सामने आती है। ये एक्चुअली होता क्या है कि एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम बैठते हैं तो ये कलेक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, और इसके लिए बेसिकली जो टर्म है वो आपको याद रखना है, इसको अपन कहते हैं पॉलीसोम। ये अपन ने राइबोसोम जब पढ़ा तब वहां पे देखा था, तो इसका सही आंसर है पॉलीसोम। पॉलीसोम, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम ये होता है। पॉलीहेड्रल बॉडीज तो बिल्कुल सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे एसोसिएटेड नहीं होते। प्लास्टिडोम ये बेसिकली प्लास्टिड में जो डीएनए वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड हम। और न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम मतलब होता है जो कॉम्पैक्शन यूनिट होती है जेनेटिक मटेरियल की, क्रोमेटिन मटेरियल की जो कॉम्पैक्शन यूनिट होती है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है इसका पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग events which of the following events does not occur
in rough endoplasmic reticulum. फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन फोल्डिंग, सेकेंड ऑप्शन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, फिर थर्ड है क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, और फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। इसमें से हमें यह बताना है कि नॉट ऑकर इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, RER और SER। राइबोसोम्स होते हैं और एक में राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम जिसमें होते हैं उसको RER कहते हैं अपन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस से और प्रोटीन से उसके फंक्शंस पूरे जुड़े हुए हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो स्टिरॉल का सिंथेस करता है, लिपिड का सिंथेस करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन की फोल्डिंग होना RER का फंक्शन है क्योंकि राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, सिग्नल पेप्टाइड का क्लीवेज, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। पर ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये SER का फंक्शन है, ना कि RER का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी from carbohydrate to form ATP। ऑप्शंस हैं, पहला लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन है इसका राइबोसोम, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनल का फंक्शन है फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ATP का फॉर्मेशन करना या कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमें ये पता है, एक बात तो हमें पता है, हम काफ़ी पहले से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो ATP का फॉर्मेशन कराती है, हेल्प करती है उसमें। लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स होते हैं, इसका काम होता है बेसिकली डाइजेशन का। राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट में स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्च और शुगर का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका फंक्शन होता है ATP फॉर्मेशन का। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल ऑर्गेनल containing hydrolytic enzymes ऑप्शन है पहला राइबोसोम,
फिर मीजोजोम, फिर लाइसोसोम और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसोम। इनमें से किस सेल ऑर्गेनेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अभी अपन ने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहां मैंने बताया था लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो डाइजेशन का होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। और ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है लाइसोसोम। इसीलिए अपन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर इन केस ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेल में रिलीज हो गए, सेल के अंदर रिलीज हो गए इस ऑर्गेनेल से, तो जो स्ट्रक्चर उनके सामने आता है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है और इनको अपन सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लाइसोसोम। यहाँ मीजोसोम एक नाम है, ये थोड़ा सा नया है। मीजोसोम जो है ये बैक्टीरियल में रेस्पिरेशन के से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ माइक्रोसोम्स जो हैं ये बेसिकली ऑर्गेनेल के जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है, जो जब किसी ऑर्गेनेल को बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो माइक्रोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। पहला RER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सेकेंड है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। थर्ड ऑप्शन SER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। फिर फोर्थ ऑप्शन है RER सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें एक ही सेल ऑर्गेनेल है और उसके जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड फंक्शन इसमें पूछा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन तो अपन को कहीं दिख ही नहीं रहा है। RER फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, RER ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ठीक है, तो ये बाहर हो गया। अब SER का फंक्शन जो होता है वो बेसिकली स्टेरॉल सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे SER का फंक्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द ऑस्मोटिक expansion of a cell kept in water is mainly regulated by plastid, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन है वैक्यूल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑस्मोटिक एक्सपांशन ऑफ सेल को रखने पे उसमें कोई जो चेंजेस आते हैं, एक्सपांड होती है सेल बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण, या जिस मीडियम में वो रखी है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही है। और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कौन सी सेल ऑर्गेनेल इसके रिस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिड। तो इसमें कोई इसका रोल ही नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं,
या तो वो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या ऑयल का, मतलब उसको स्टोर करेंगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से बेसिकली डील करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी फॉर्मेशन करता है। वैक्यूल जो होता है वो सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। इसका काम या तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो सेक्रीशन के साथ साथ एक्सक्रीशन के साथ साथ ये ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करेगा। नॉर्मल जो वैक्यूल होते हैं वो बेसिकली फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following organelle in the figure correctly matches with its function? डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है और यहां छोटे छोटे डॉट डॉट्स लगे हुए हैं पूरे में। तो ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी ऑर्गेनल है। ठीक है, ये ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्योंकि इसमें छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब इसमें अपन ऑप्शंस देखते हैं और इससे मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है इसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, और इसके आगे लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड ऑप्शन है इसका गोल्जी अपैरेटस और डैश करके लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। थर्ड ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आगे लिखा है इसका फंक्शन जो दिया है प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिया है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब ये जैसे अपन ने बात की, ये है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो सी यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। करेक्टली मैचेस पूछा है तो सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स play important role पहला ऑप्शन है इसका एज एनर्जी ट्रांसफेरिंग ऑर्गेनल। सेकेंड ऑप्शन है in post translational modification of protein and glycosylation of
लिपिड्स। थर्ड ऑप्शन है इन ट्रैपिंग द लाइट and transforming it into chemical energy। लास्ट ऑप्शन है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। गोल्जी बॉडी का बेसिकली फंक्शन यहां पे पूछा है। सबसे पहला है इसमें ऑप्शन एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल। तो एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं करती, हाँ इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है सेक्रीशन का और पैकेजिंग का, कि कोई ऑर्गेनल से ये मटेरियल को रिसीव करती है और वो मटेरियल इसके सिस फेज से एंटर करता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने के बाद फिर वो जो उसका मैच्योरिंग फेस होता है, जो एम फेस होता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि मटेरियल का यहाँ पे ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, प्रोटीन में चेंजेस होते हैं। अब RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो राइबोसोम्स के थ्रू बनते हैं। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करते हैं सिस फेज से, अंदर जाके चेंजेस होते हैं उसमें। इसी तरह जो यहाँ पे दिया गया ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इसका। ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी, इससे तो इसका कोई रोल है ही नहीं। और डाइजेशन का काम तो बेसिकली लाइसोसोम का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। इस तरह से ये चेंजेस शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस इसके किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए। इस तरह के क्वेश्चन से आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे, एग्जाम के ही क्वेश्चन थे, नीट एग्जाम के। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आप चैप्टर और रिवाइज कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो पहले वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर सोचने की कोशिश करिए, है ना। बाकी मैं उसके आंसर्स तो बताऊंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू।